चलो यार, आज हो गया हमारा 24 फरवरी ना। तो आज का पहला टॉपिक देखो, ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज, BCIC। ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज ये है क्या? तो ये एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। इसमें ब्रिक्स के भी मेंबर हैं और ब्रिक्स प्लस के भी मेंबर हैं। ठीक, ध्यान रखना। अब ये है क्या? तो ये BCIC जो है ना, ये इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है। मतलब इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये सब को BCIC प्रमोट करता है। अब इंडिया को बनना है विकसित भारत। इंडिया का गोल है कि 2047 तक उसको विकसित भारत बनना है, डेवलप्ड बनना है, MSME को प्रमोट करना है ना। कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 इंडिया में हो रहा है, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो इंडिया को ये सब करना है, इसीलिए इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है। इंडिया ने BCIC को अभी फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि इंडिया को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का एडॉप्शन करना है, MSME प्रमोशन करना है, विकसित भारत बनना है, इसलिए हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। BCIC है क्या? मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। इसमें ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस दोनों के मेंबर्स हैं। और इसका काम क्या है? तो ये इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करेगा, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा। ये किसके अंडर काम करता है? BCIC। अब सिर्फ BCIC की बात करेंगे, इंडिया के रिगार्डिंग बस इतनी सी न्यूज थी। बाकी जितना टॉपिक में लिखा है ना, वो BCIC के बारे में लिखा है। तो ये BCIC किसके अंडर ऑपरेट करता है? तो BCIC ऑपरेट्स अंडर ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में ब्रिक्स पार्ट IR भी बोल देते हैं। तो ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके अंडर ये BCIC काम करता है। कौन? BCIC, ये वाला। ये किसके अंडर काम कर रहा है BCIC? तो ये इसके अंडर काम कर रहा है। ठीक। BCIC लॉन्च कब हुआ था? तो 2024-25 में लॉन्च हुआ था। और कहाँ लॉन्च हुआ था? ये मत समझना कि BCIC का ये हेडक्वार्टर है, नहीं। BCIC 2024-25 में लॉन्च हुआ है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो UNIDO के हेडक्वार्टर में लॉन्च हुआ है। ठीक है, UNIDO के हेडक्वार्टर में ये लॉन्च हुआ है। कौन? BCIC। अब UNIDO क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये टेक्निकल असिस्टेंस और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग प्रोवाइड करता है ग्लोबली, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको मदद की जरूरत है उनको। तो इसी UNIDO के, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में 2024-25 में BCIC लॉन्च हुआ है। ठीक। अब BCIC में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो इंडिया ने एक बॉडी बनाई है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, जिसका नाम है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, NPC। यही डेजिग्नेट हुई है, जो कि इंडिया के तरफ से नोडल सेंटर का काम करेगी, जो कि सारा फैसिलिटेशन करेगी BCIC के साथ। BCIC के साथ इंडिया के तरफ से कोई रिप्रेजेंट करेगा ना इंडिया को, तो कौन करेगा? ये करेगा रिप्रेजेंट। ठीक। तो ये हमारा न्यूज था कि इंडिया ने फॉर्मली BCIC को ज्वाइन किया है, वो तुमको बता दिए। BCIC है क्या? पूरा बता दिए। इंडिया के तरफ से BCIC को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो ये इंडिया के तरफ से BCIC में सारा प्रपोजल, सारा काम, मैनेजमेंट कौन देखेगा? तो ये देखेगा। ठीक, नोडल सेंटर यही है। चलो, दूसरा टॉपिक देखो, इंडिया एंड AI। देखो, आज के डेट में इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं है AI का। AI अब इंडिया अब इमर्ज हो रहा है कि AI को हमको क्रिएट करना है, खुद ही AI का क्रिएशन करना है। लाइफ साइकिल ऑफ AI हम सेट कर रहे हैं कि क्या क्या लाइफ स्टेजेस होंगे AI को हमको कैसे इंक्लूसिव सस्टेनेबल बनाना है। तो अभी AI समिट हुई, सब कहानी हम जानते हैं। तो इंडिया के तरफ से कुछ इंडिजीनियस AI के मॉडल्स हैं, जो कि इंडिया खुद बना रहा है। जैसे कि सर्वम AI, इंडिया अपना खुद AI ब्रेन बना रहा है सर्वम AI के थ्रू। ठीक। तो वो एग्जाम्पल से पूछ सकते हैं कि सर्वम AI क्या है, किस रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो ये इंडिया का एक इंडिजीनियस AI मॉडल है, जिसमें इंडिया खुद का AI ब्रेन बना रहा है, डाटा सेट्स बना रहा है, जो कि ऐसा AI हो जो कि इंडिजीनियस हो, AI इंडिया का हो। AI ब्रेन मतलब AI का ब्रेन कौन है? डाटा सेंटर्स। तो वो जो डाटा सेंटर्स हो वो इंडिया के हो। डाटा सेंटर्स पे हम चर्चा किए हैं तुमसे अभी 1-2 दिन पहले, वो बायसनेस ऑफ AI को रिलेट करके। तो ये सर्वम AI जो है, ये इंडिया का है, जिसमें इंडिया अपना AI ब्रेन बना रहा है। ठीक। फिर दूसरा है गणनी AI। ये भी इंडिया का इंडिजीनियस मॉडल है। ये मदर टंग को प्रमोट करेगा, अलग अलग रीजनल मदर टंग्स जो हैं उसमें ये काम करेगा। और भारत जेन, ये भी मल्टीलिंगुअल मॉडल है, इसमें भी मल्टीपल लैंग्वेज है। हम इसका इस्तेमाल करके, भारत जेन का इस्तेमाल करके अलग अलग लैंग्वेज में AI असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके बारे में तो जानते होंगे, ये दो हो सकता है नए हो, इसके बारे में तो मल्टीपल टाइम पढ़े हैं।
ठीक, भारत जेन के बारे में। अब ये तो हो गया इंडिया के इंडिजीनियस मॉडल्स। रुकना, ये तो तुमको हम कराए कि इंडिया के अपने इंडिजीनियस मॉडल कौन कौन से चल रहे हैं। इंडिया अगर क्रिएटर ऑफ एआई है, इंडिया को अगर क्रिएटर ऑफ एआई बोला जा रहा है, तो इंडिया कौन कौन से इंडिजीनियस मॉडल पे काम कर रहा है? तो सर्वम एआई, गणनी एआई, भारत जेन। ठीक, अब एक और चीज देखो, अभी इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट हुई है, हम लोग उसका कर लिए, आंसर राइटिंग भी देख लिए सब। अब पूरे दुनिया में एआई को लेकर अभी तक कितने समिट हुए हैं और कौन कौन से समिट हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी से सवाल पूछ सकता है। एआई ये सेफ्टी समिट एक हुई थी 2023 में। ये कहाँ हुई थी? ब्लेड्सले पार्क, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम के ब्लेड्सले पार्क में। इसीलिए इसमें जो डिक्लेरेशन आया था उसको हम ब्लेड्सले डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो वो ब्लेड्सले डिक्लेरेशन अगर बोले कि रिसेंट ये किससे रिलेटेड है, तो एआई समिट से रिलेटेड है, ध्यान रखना। 2023 में यूके में हुई थी, यूके का एक ब्लेड्सले पार्क जगह है, वहीं पे ये एआई समिट हुई थी, एआई सेफ्टी समिट। फिर दूसरी समिट हुई 2024 में, ये एआई सियोल समिट हुई। सियोल एक जगह का नाम है साउथ कोरिया में, तो साउथ कोरिया के सियोल में हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था एआई सियोल समिट 2024 में। फिर 2025 में एआई एक्शन समिट होती है फ्रांस में, और इसके जो आउटकम्स थे उसको यूके और यूएस ने नहीं माना था, मानने से मना कर दिया था, और प्रीलिम्स में इससे सवाल भी आया था। जनवरी 2025 में हम लोग ये किए थे और इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। एआई इंपैक्ट समिट 2025 से 2025 के ही प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ है। ठीक, तो ये तीसरा 2025 का समिट फ्रांस में हुआ था, जिसको इंडिया ने ही को चेयर किया था। और अभी चौथा एआई इंपैक्ट समिट इंडिया के दिल्ली में हुआ है। तो ये ग्लोबल समिट्स हुए हैं। देखो, वो हो सकता है ईयर ना पूछे, ये तो तुमको पता ही है दिल्ली में हुआ है। वो ये तीनों देकर ना मिलाने के लिए दे देंगे कि एआई सेफ्टी समिट कहाँ हुआ, एआई सियोल समिट कहाँ हुआ, एआई एक्शन समिट कहाँ हुआ। एक में दे देंगे ब्लेड्सले पार्क, एक में दे देंगे सियोल, एक में दे देंगे फ्रांस, बोलेंगे सही मैच करो और पेयर चुनो। वो इंडिया वाला देंगे ही नहीं 2026 का। तुम लोग कहोगे एआई से सवाल नहीं आया, सवाल तो आ गया, लेकिन यूपीएससी बेवकूफ थोड़ी है कि वो पूछेगा एआई इंपैक्ट समिट कहाँ हुआ है 2026 का। बच्चा बच्चा जान रहा है इंडिया में हुआ है, वो इसको छोड़ देगा, इस तीनों पे फंसा देगा कि एआई सेफ्टी समिट कहाँ हुई है। तो यूके के ब्लेड्सले पार्क 2023 में हुई। एक चीज ध्यान रखना ना, 2026 में इंडिया में हुआ है, 2026 से पहले 25 में फ्रांस में हुआ है, 24 में सियोल में हुआ है और 23 में यूके में हुआ है। सीधा बैक चले जाना, कॉन्सिक्वेंस चला आ रहा है, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस चला आ रहा है। 23, 24, 25, 26, 4 साल 4 समिट हुए हैं। 26 वाला तो इंडिया में हुआ है, 25 वाला भी तुम लोग को याद होगा फ्रांस में हुआ है, 23 वाला यूके ब्लेड्सले पार्क और 24 वाला साउथ कोरिया। ब्लेड्सले पार्क यूके वाला सेफ्टी समिट था और ये सीधा सियोल समिट था, बात खत्म। तीसरा टॉपिक देखो, प्रहार। प्रहार क्या है? तो ये कुछ नहीं है, इसके बारे में डीप न्यूज आगे आएगा। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इतना जान लो, इस पे एनालिसिस आएंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म सब आएंगे कुछ दिन में। बस अभी के लिए कितना न्यूज में आया है वो जान लो। तो प्रहार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने अभी रिलीज किया है, और ये इंडिया की पहली टेरर पॉलिसी है। और इसको रिलीज करते हुए उन्होंने बताया है कि इंडिया को तीनों तरफ से खतरा है, जल थल वायु, तीनों तरफ से टेररिज्म का थ्रेट है। हम अपने नॉर्दर्न साइड से एनिमी से घिरे हुए हैं, चाइना, बांग्लादेश भी खत्म, पाकिस्तान, ये सब थ्रेट है हमारे लिए, इसलिए हमारे पास टेरर पॉलिसी होनी चाहिए। तो इन सब का रेफरेंस देके इन्होंने ला दिया है। अब इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो सब धीरे धीरे क्रिटिसिज्म में आएगा। बस इतना ध्यान रखना। प्रहार क्या है? तो रिसेंटली होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, उन्होंने फर्स्ट इंडिया की टेरर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। दैट्स इट। चौथा देखो, इंडियाज एडोलसेंट मेंटल हेल्थ। देखो, मेंटल हेल्थ हम लोग मल्टीपल टाइम किए हुए हैं। मेंटल हेल्थ कैसे, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट टू हेल्थ से लिंक है हमारे, उसका भी जिक्र किए हुए हैं। मेंटल हेल्थ के कॉजेज क्या क्या हैं, मेंटल हेल्थ क्यों इतना राइज कर रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन रहा है, स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ गया है, फैमिली बैलेंस सही नहीं चल रहा है। तो ये मेंटल प्रेशर सब कुछ हम किए। राइट टू डिस्कनेक्ट, इसी में एक टॉपिक हम डिस्कस किए हैं कि अलग अलग कंट्रीज जब वर्किंग आवर, काम का समय खत्म हो जा रहा है, तो वो एम्प्लॉयज़ को ये प्रोविजंस दे रहे हैं कि वो अपने फ़ोन ऑफ करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं खुद को। क्या इंडिया में ये काम करेगा कि नहीं, राइट टू डिस्कनेक्ट वाला? इस पे आंसर राइटिंग भी तुम लोग से कराए हैं। तो मेंटल हेल्थ के सारे पर्सपेक्टिव हम देखे हुए हैं, लेकिन आज स्पेसिफिक एडोलसेंट मेंटल हेल्थ पे टॉपिक आया है, इसलिए इसको भी कर लेते हैं। जो बच्चे एडोलसेंट एज में होते हैं ना, उनके मेंटल हेल्थ को लेकर कंसर्न आया है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसने इस कंसर्न को हाईलाइट किया है कि इंडिया में एडोलसेंट मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, और ये एडोलसेंट मेंटल हेल्थ बढ़ रहा है इंडिया में। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे
इस बार का 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे हमको बताता है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हमको ये बताती है कि 7 से 10% इंडिया के जो एडोलसेंट है ना वो मेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं। इंडिया में डॉक्टर, चाइल्ड मेंटल हेल्थ डॉक्टर, जो मतलब चाइल्ड मेंटल हेल्थ केयर में जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो जो बच्चों को ट्रीट करे, उसकी भी कमी है। तो ये 3 चीज़ है। तो ये एडोलसेंट मेंटल हेल्थ कंसर्न है ना एक इंडिया के लिए। अब एडोलसेंट मेंटल हेल्थ, बच्चों में क्यों इतनी मेंटल इश्यूज बढ़ रही हैं या हो रही हैं, उसका कॉजेज क्या है? सबसे पहले स्क्रीन टाइम, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होना है। स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया है, फिजिकल एक्सपोजर कम हो गया है, वो बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, ग्राउंड्स भी नहीं बचे हैं, वो बाहर खेलने भी नहीं जा रहे हैं, फ़ोन पे उनका दिन भर जा रहा है। फैमिली डायनेमिक्स, फैमिली में कैसी डायनेमिक्स चल रही है, हार्मोनी मेंटेन्ड है कि फैमिली में ही कलह कलेश चल रहा है, इसके बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं बच्चों पे, बहुत बुरे। सबसे नेस्टी इम्पैक्ट यहीं से आता है, फैमिली डायनेमिक्स से। एकेडमिक स्ट्रेस, बच्चों को एकेडमिक स्ट्रेस भी होता है ना, कंपटीशन की रेस में घोड़े की तरह बच्चे दौड़ते हैं 10th-12th के भी कि इतना परसेंट लाना है, इतना परसेंट लाना है, तो एकेडमिक स्ट्रेस होता है उस पर, नो डाउट होता है, बच्चों में, फैमिलीज में होता है, वो फील करते हैं उस प्रेशर को, ये कॉजेज है। पीयर इन्फ्लुएंस, उनके फ्रेंड सर्कल्स कैसे हैं, वो उसको किस बारे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर उसको उसका ब्रेन में फीड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ये भी एक चैलेंज है। कौन सा उसका पीयर बना हुआ है, किस एज ग्रुप का है, कौन है उसका दोस्त, ये सब कंसर्न आते हैं ना। बॉडी चेंजेस, इस टाइम पे एडोलसेंट के टाइम पे मेल फीमेल दोनों में बॉडी बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी के लेवल पे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसको लेकर भी कुछ कुछ बच्चों में कंसर्न्स आते हैं कि लेकर के बायोलॉजिकल चेंजेस को लेकर। फिर से इंडिया में सपोर्ट की कमी है, पेरेंटिंग अच्छी नहीं है इंडिया में। पॉक्सो भी करा रहे थे तो पेरेंटिंग पे हम बात किए थे। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या होगा, तो भैया डिजिटल बैलेंस बनाओ, पेरेंटिंग अच्छी करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाओ, बैलेंस डाइट दो बच्चों को, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करो स्कूल्स में। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ कुछ नहीं, वो योगा, ध्यान, मेडिटेशन, वही है, ठीक। 5वां देखो, ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया क्या? अच्छा एक सेकेंड, ये तो तुमको हम सिर्फ सॉल्यूशन बताए हैं और कॉजेज बताए हैं एडोलसेंट मेंटल हेल्थ केयर का। ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे पहले ही हम बात कर चुके हैं, जो तुमको हम ये टॉपिक के बिगनिंग में ही बताए। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या ले रही है, टेली मानस, टोल फ्री नंबर, मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सब तुमको हम करा चुके हैं। तो ये अब होलिस्टिकली कंप्लीट हो गया। एक एडोलसेंट डायमेंशन था जो आज आया था, जिसको आज हमने कवर कर लिया। ये पॉइंट्स स्पेसिफिक एडोलसेंट में तुमको काम आएंगे, हालांकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स ओवरऑल ओवरलैपिंग हो जाएंगे ओवरऑल मेंटल हेल्थ से, लेकिन हाँ जब एडोलसेंट की बात आएगी तो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, ठीक। चलो, इसीलिए गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं लिखे हैं क्योंकि वो टॉपिक हमारा किया हुआ है। 5वां देखो, ग्रीन अमोनिया। ग्रीन हाइड्रोजन तुमको हम करा चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन और वाटर, मतलब H2O को स्प्लिट करके बनाते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, बताए हुए हैं ना, डायग्राम के साथ बताए हुए हैं। अब ग्रीन अमोनिया भी बना के दिखा देते हैं। तो देखो ग्रीन अमोनिया बनेगा कैसे, तो ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो बन जाएगा ग्रीन अमोनिया, ठीक। अब देखो, ग्रीन अमोनिया बनाना है तो पूरा प्रोसेस हमको ग्रीनरी वाला रखना होगा, बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली उसका पूरा प्रोसेस होना चाहिए। तो ग्रीन अमोनिया बनाने का तरीका, सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्स का बिजली चाहिए, सोलर का बिजली हो, विंड का बिजली हो, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से बिजली ले लो, उस बिजली से एक इलेक्ट्रोलाइजर चलाओ। उस इलेक्ट्रोलाइजर में क्या होगा, पानी टूटेगा। पानी टूटेगा किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन को हवा में मिल जाने दो, और इस हाइड्रोजन को ही तो हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं जब हम स्टोर कर लेते हैं। तो अब आगे का प्रोसेस देखो, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना ग्रीन हाइड्रोजन। ये ग्रीन हाइड्रोजन बन गया है, ऑक्सीजन हवा में उड़ गया। अब दूसरा, ये ग्रीन अमोनिया का तुमको हम प्रोसेस बता रहे हैं, ये तो हाइड्रोजन बना है। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये एटमॉस्फेयर है हमारा, एटमॉस्फेयर में सारे टाइप्स ऑफ गैसेस हैं। इस एटमॉस्फेयर में इन गैसेस को कलेक्ट करो। किस में कलेक्ट करो? एक एयर सेपरेशन यूनिट में कलेक्ट करो। अब एयर सेपरेशन यूनिट है तो एयर को सेपरेट करेगा, तो बाकी सारे एयर को बाहर निकाल दो, सिर्फ नाइट्रोजन को जमा करके रख लो। अब यहां जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाए थे उसको और इस नाइट्रोजन को मिला दो। जैसे ही इन दोनों को मिलाओगे ग्रीन अमोनिया बन जाएगा, ठीक। और जब इन दोनों को हम मिलाए हैं तो इन दोनों को मिलाकर एक रिएक्शन कराए हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, किनका? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हैबर-बॉश प्रोसेस, ठीक।
और इसी से ग्रीन अमोनिया बन जाता है। तो ग्रीन अमोनिया किससे बनता है? हैबर-बॉश प्रोसेस से। हैबर-बॉश प्रोसेस में क्या होता है, हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन कराते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, और जैसे ही रिएक्शन कराते हैं ग्रीन अमोनिया बन जाता है। ठीक, ध्यान से समझना है फिर से एक बार। ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए पूरा प्रोसेस ग्रीन रखना होगा। तुमको हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बताए हुए हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होता है, यहाँ अभी रिपीट भी हो जाएगा। ध्यान से एक बार फिर से देख लेना, याद हो जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बिजली वहां से लो जो रेनेबल सोर्स हो, रेनेबल एनर्जी के सोर्स से बिजली निकाल लो, करंट ले लो, इस करंट से चलाओ एक इलेक्ट्रोलाइजर। इस इलेक्ट्रोलाइजर में क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइजर का काम ही होता है पानी को तोड़ देना। पानी को दो भागों में तोड़ देगा, ये हाइड्रोजन अलग कर देगा, ऑक्सीजन अलग कर देगा। ये ऑक्सीजन तो मिल गया हवा में, हम लोग सांस वास ले लिए, बचा क्या, हाइड्रोजन बचा। तो ये जो हाइड्रोजन बना यही ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा, क्योंकि देखो ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा प्रोसेस ग्रीनरी ग्रीनरी था, कोई ग्रीन हाउस इमिशन नहीं हुआ है। अब ये तो ग्रीन हाइड्रोजन का तुमको हम प्रोसेस बताए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हम यहाँ बना लिए, लेकिन हमको ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन भी चाहिए। तो हमने ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तो निकाल लिया यहाँ से, इलेक्ट्रोलाइजर ये करके ग्रीन हाइड्रोजन आ गया हमारे पास। अब चाहिए क्या हमको, अब चाहिए हमको नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन निकालने के लिए कहाँ से निकालेंगे, नाइट्रोजन हवा में, एटमॉस्फेयर में है। तो एटमॉस्फेयर में एक एयर सेपरेशन यूनिट में हम इस एटमॉस्फेयर की हवा को कलेक्ट करेंगे। अब एयर सेपरेशन यूनिट नाम सही है कि सेपरेट कर रहा है हवा को, तो बाकी सारे हवा को ये सेपरेट करके बाहर निकाल देगा, बस नाइट्रोजन को ये सेपरेशन यूनिट जमा करके रखे रहेगा। अब इस हाइड्रोजन को, जो ग्रीन हाइड्रोजन हम बनाए थे वो हमारे पास आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो जो अमोनिया है, ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए दो सामान चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये दोनों हमारे पास यहाँ आ गया, ये ग्रीन हाइड्रोजन भी आ गया ये वाला, और ये नाइट्रोजन भी आ गया। ग्रीन हाइड्रोजन हम इलेक्ट्रोलाइसिस से निकाल लिए और नाइट्रोजन हम एयर सेपरेशन यूनिट से निकाल लिए। अब यहां तक तो तुमको क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। अब इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला दो, इन दोनों को मिलाकर रिएक्शन करवाओ, इन दोनों का बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराओ। और ये जो रिएक्शन कराए इनका बहुत हाई टेम्परेचर पे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हैबर-बॉश प्रोसेस। और जैसे ही रिएक्शन कराएंगे ग्रीन अमोनिया बन गया। तो ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए चाहिए हमको क्या, ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन हम एयर सेपरेशन यूनिट से, एटमॉस्फेयर से सेपरेट करके निकाल लिए, और ग्रीन हाइड्रोजन हम रेनेबल एनर्जी से इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ बना लिए। अब इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर रिएक्शन करवा दिए हाई टेम्परेचर पे, बन गया अमोनिया। और ये जो रिएक्शन कराए हैं हाई टेम्परेचर पे, इसी को हम बोलते हैं हैबर-बॉश प्रोसेस। कहानी खत्म, यही है ग्रीन अमोनिया। कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम पे समझ में आ गया होगा, सब याद हो गया होगा, कुछ नहीं छूटेगा ग्रीन अमोनिया के प्रोसेस से। अगर वो सवाल पूछता है तो कुछ एक भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इस डायग्राम को तुम देख लेना। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए चाहिए, ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो पहले ग्रीन हाइड्रोजन का जुगाड़ कर लो। कहां से करोगे, रेनेबल एनर्जी का बिजली, इलेक्ट्रोलाइजर में पानी को तोड़ दो, पानी को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, ऑक्सीजन हवा में मिल गया, सांस ले लिए हम लोग, इस हाइड्रोजन को जमा करके रखे रहो, यही हाइड्रोजन कहलाता है ग्रीन हाइड्रोजन। यहां तक क्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो गया, हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन जुगाड़ कर लिए। दूसरा नाइट्रोजन भी तो चाहिए, नाइट्रोजन कहां से लाओगे, हवा में है नाइट्रोजन, तो हवा में जाओ, हवा में से नाइट्रोजन छांटो। कैसे छांटोगे, एयर सेपरेशन यूनिट से छांटोगे। नाइट्रोजन हमने अलग कर लिया। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाए थे और नाइट्रोजन बनाए थे, इन दोनों को मिला लो, क्योंकि ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए हमको कंबाइन करना होगा ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को। तो इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया बन गया। लास्ट टॉपिक देखो, डकाडो आइलैंड, ये सी ऑफ जापान में है। सी ऑफ जापान को ईस्ट सी भी बोला जाता है साउथ कोरिया में, ठीक, तो ध्यान रखना, ईस्ट सी भी अगर वो लिख दे तो ये सी ऑफ जापान ही है। सी ऑफ जापान का दूसरा नाम ईस्ट सी है और ये नाम उसको साउथ कोरिया दिया है, ठीक। अब तो ये डकाडो आइलैंड है कहां पे, तो ये जापान में है, ठीक, सी ऑफ जापान में है। अब इस डकाडो आइलैंड में दो वॉल्केनिक आइसलेट्स हैं, एक का नाम डोंगडो है जो कि ईस्ट में है, एक का नाम सेओडो है जो कि वेस्ट में है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। और ये दोनों डिस्प्यूटेड हैं साउथ जापान और साउथ कोरिया के बीच। बस इतना ही ध्यान रखना, प्लेसेस ऑफ न्यूज़ के लिए इतने ही थे। वो पूछ सकता है डकाडो आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कहाँ है। डेट्स इट, आज का करंट अफेयर इतना ही था। चलो टेक केयर, मिलते हैं कल फिर।